हेलो दोस्तों। उन लड़कों ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए ले गए। जब पांचों लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उनका छठा दोस्त भी आ गया। मगर वो जैसे ही कमरे के अंदर आया तो उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हालात इंसान को वह सब करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। या यूँ कहिए कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश इंसान को ख़त्म कर देती है। और मैं भी ना पूरी कभी होने वाली ख्वाहिश के सफ़र पर निकल पड़ी थी। मैं रात 12 बजे से उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक दूसरे लड़कों ने मुझे नोच डाला था। अपनी इम्तहान पार था, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से अपनाया था। ना ही मुझे अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिस्म में उठने वाली दर्द भरी लहर का। दो ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सारा तन जख्मी हो गया था। यह सोचकर ही मेरी आत्मा काँप रही थी कि और भी 3 लड़के मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने आने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरी ज़िंदगी की कोई ऐसी रात भी होगी। ये सब मैं एक भारी कीमत के एवज कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशें मुझे उस रास्ते पर ले आई थी जहां मैंने एक हिरत में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ मुझे ये फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। वे सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों ने नौजवानों ने मुझे लम्हों में मुझ पर काबू पाकर मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया था। यह पहली दफ़ा था जब मुझे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस भरी निकाली। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है मेरे पास, बाहर उसके और भी दोस्त इंतज़ार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने निकले। वह फ़ौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नज़रअंदाज करता अपनी शिद्दतें मुझ पर बिखेरने लगा। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति ख़त्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह उतना ही मुझ पर हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा हो। मेरा धक्का देने पर वह पहले से भी ज़्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए मैं अब उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस क़यामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपनी दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वह मेरे साथ दोबारा वक्त गुजार ज़रूर आएगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने तन पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जहां जख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा मुझ पर जख्म कर मुझे ज़ख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांत के निशान पड़ चुके थे और फिर बचे उन 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इस तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों का मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वह तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और ये एक रात मेरी ज़िंदगी की काली घनी रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के लिए काबिल भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ़ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी और तभी ही उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है। मुझे इतनी हिम्मत भी बाकी न बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर सकती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीखें क्यों निकली यह वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम मधु है और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग बीएड करके फिर डिग्रियों हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीक़ा से अंदाज़ मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवान की एक बड़ी सी लाइन लगी होती
جو اپنی باری باری کے انتظار میں ایسے مجھے جیسے کہ لڑکی کو نوکری کہاں مل سکتی تھی جس کے پاس نہ ہی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی بڑی ڈگری، مگر نوکری ڈھونڈنا میری سب سے بڑی ضرورت بن چکی تھی، کیونکہ بابا کے سرگواس نے ہماری کمر توڑ دی تھی۔ بابا گھر میں ایک اکیلے ہی کمانے والے تھے اور ہم 3 بہنیں بن بیاہی گھر میں موجود تھیں۔ میری بڑی بہن پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے کمانے کے لیے ذمہ داری اس کی بجائے میرے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ میرے گھر سے باہر نکلنے میں تو میرے ہوش کے ٹھکانے آئے تو میں باہر کی دنیا کو بہت آسان سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ بابا کتنی جتن کر کے ہمارے لیے روٹی کماتے تھے۔ میں ہمیشہ ہی بابا سے اس بات پر ناراض رہتی تھی کہ وہ ہماری خواہشیں پوری نہیں کرتے۔ میری ناراضگی کا بابا چہرہ ہمیشہ اتر جاتا۔ وہ بڑی ہی محبت سے مجھے پکار کر کہتے، مدھو بیٹی تو فکر نہ کر، ایک دن تیرا بھاگ بھی جاگ اٹھے گا۔ لیکن مجھے وہ دن اپنی قسمت میں آتا نظر ہی نہیں آتا تھا، اور پھر بابا نیند میں ہی ایشور کو پیارے ہو گئے۔ اور جب ہمیں پر صبح یہ بات کھلی کہ بابا ہمارے بیچ نہیں رہے، تب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ بابا ہمارے لیے کتنے اہم تھے۔ جب تک وہ ہمارے سر پر موجود تھے، کم سے کم دنیا کی بری نظروں اور روٹی سے جیسی بنیادی ضرورت سے تو ہم ونچت نہیں تھے۔ بابا کے ندھن کے کچھ دن بعد تک تو آس پڑوس والوں اور خاندان والوں نے ہماری مدد کی، لیکن آہستہ آہستہ سبھی اپنی زندگی میں بیزی ہو گئے۔ آج کے دور میں کون کسی کا پیٹ پال سکتا ہے؟ مجبوراً مجھے ہی نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ عورتوں کے لیے باہر کی دنیا کس قدر مشکل ہے۔ کسی بھی کمپنی میں مجھے نوکری نہیں ملی تھی۔ ہر کمپنی کے باہر ہزار نوجوان پہلے ہی کھڑے ہوتے۔ میں اسکول کا رخ لیا تو یہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی کہ آدھے دن سے بھی زیادہ کام کرنے کے بعد یہ صرف 6,000 مل رہے تھے، جس سے گھر کے بل ہی چکتے پاتے۔ اس میں بھی ہر اسکول والے مجھ سے میرا تجربہ پوچھتے اور میرا منہ خالی رہ جاتا۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی نوکری نہ ملی تو میری ایک دوست کے بھائی کے ذریعے مجھے ایک پیزا ہاؤس میں ویٹر کی نوکری مل گئی۔ یہ شہر کے ایک بھیڑ بھاڑ علاقے میں بنا ہوا تھا پیزا ہاؤس تھا، جہاں ہر وقت کی مردوں کی بہت ہی زیادہ بھیڑ رہتی تھی۔ کالے رنگ کا فٹنگ دار پینٹ کوٹ میرے حوالے کر دیا گیا، جس پر پیزا ہاؤس کا نام لکھا تھا، اور مجھے اگلے دن سے ہی نوکری پر بلا لیا گیا۔ اس نوکری کے بڑے عجیب سے کام تھے جو مجھ پورے کرنے تھے۔ انہیں ایک ماڈل سی لڑکی ویٹر کے نام پر چاہیے تھی، جس کے چھوٹے چھوٹے سے بال کاندھوں پر پھیلے ہوئے ہوں اور وہ سارا میک اپ کر کے ڈائننگ ہال میں کھڑی ہو۔ یونیفارم اپنے بیگ میں ڈال کر واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ مجھے یہ نوکری کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ میرا لیے ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ بابا کی موجودگی میں کبھی بنا ضرورت گھر سے نکلنے کی نوبت بھی پیش نہیں آئی تھی، اور پیزا ہاؤس میں تو اتنے سارے مردوں کے بیچ اتنا تنگ کپڑے پہن کر کھڑے ہونا میرے لیے ایک بہت ہی گھٹن بھرا کام تھا، مگر بھوک انسان سے سب کچھ کروا ہی لیتی ہے۔ میں وہاں سے واپس آئی تو میری ماں دروازے پر ہی پریشان سی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے کہا ماں سے کہ وہ دروازے تک کیوں چلی آئیں، تو ماں نے روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا بجلی کے میٹر والے آئے تھے اور انہوں نے ہماری بجلی کاٹ دی ہے۔ ماں کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ گرمی زوروں پر تھی اور ایسے میں بغیر بجلی کی گزارا کرنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن پچھلے 2 مہینے سے ہم بل نہیں چکا پائے تھے اور شاید اس لیے ہماری بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ ماں کے آنسو نے میرے لیے فیصلے کو بہت آسان کر دیا تھا۔ میں نے ماں کو گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ مجھے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی ہے اور کل سے مجھے نوکری پر جانا ہے۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تم ہی میرا باجو ہو اور تمہیں ہی اپنی دونوں بہنوں کی شادی کرانی ہے۔ ماں نے ایک بھاری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ ذمہ داری کیسے نبھاؤں گی، لیکن مجھے ہی یہ فرض نبھانا تھا۔ ماں پوچھ رہی تھی کہ مجھے نوکری کہاں ملی ہے، لیکن میں انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے کہاں نوکری ملی ہے، اس لیے میں نے
माँ से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी है, एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से 11 बजे तक का है और यह बात मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर वो हैरत में तरफ देखने लगी कि ये कौन सी कंपनी है जहाँ दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। मैंने झूठ कहा दिया कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि माँ ने और ज़्यादा सवाल करने की बजाय मुझे तरक्की की ढेरों सारी दुआएं दी और अगली दोपहर 2 बजे ही पिज़्ज़ा हाउस के लिए रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म पिज़्ज़ा हाउस में आकर बदली थी। मैनेजर ने मुझे पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया था और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते इज्जत से वेलकम करोगी। और गुस्से को कहकर कहा कि ये कैसा मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से मुझे गहरी सुर्खी लगाई। वे बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी और उसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। मुझे तो मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख ही रही थी जब वह लड़की कहने लगी कि ये लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। मैं जान गई थी कि ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरत की वजह से मिली है। नौकरी का ये पहला दिन था, मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने जाने वाले मर्दों को औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही आती थी, ज़्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात गए तक मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बस के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची तो माँ ने मेरा इंतज़ार जाग रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फ़ौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी। बाबा मेरे सबसे ज़्यादा नखरे उठाते थे, फिर भी मैं हमेशा उन किसी की ना किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर 2 बजे के करीब घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। ये काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती उनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती क्योंकि यह मेरी नौकरी का नियम था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरा सांस रुकने लगता। ये पिज़्ज़ा हाउस मुझे जैसी वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का अब मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते हैं। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते करते महीना हो गया था। उस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आने और डबल मीनिंग शब्दों का तबादला। लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर उस एक महीने में टिप के काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। मैंने उन पैसों से बिजली का बिल पे किया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज़्ज़ा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज़ ही शाम के वक्त पिज़्ज़ा हाउस आते और सब से कोन वाली टेबल पर बैठते जाते। वह टेबल मेरे ही हिस्से में थी और रोज़ाना मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वे पांचों ही 24-25 साल के नौजवान थे जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ कह दिया। उसने फ़ौरन ही अपना कार्ड निकाल कर मेरे आगे रखा और कहने लगा, तुम्हें बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी भी किसी मदद की ज़रूरत हो
पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वह कार्ड उठाकर अपने ही कोट की जेब में रख लिया तो वह मुस्कुरा कर उठाकर उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। रोज़ ही मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हम थोड़े फ्रेंडली से हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया था और फिर माँ ने एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वे लोग जल्दी शादी कराना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कांधों पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारी का मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ कहने लगी, तू अपनी कंपनी से लोन ले ले, कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए भी लोन मिल गया तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 26 साल की हो रही थी और माँ उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो पिज़्ज़ा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही थी, लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अगले दिन मैं नौकरी पर भी सारा वक्त परेशान रही और यह बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह मुझसे कहने लगी, क्या बात है मधु, आज तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तो इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, सादगी से विदा कर लो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वह ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की ज़रूरत ही क्या है। घर आकर मैंने माँ को यही मशवरा दिया कि वह सादगी से बहन की विदाई कर दे, लेकिन मेरी माँ बात सुनकर माँ कहने लगी कि हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की क्या ज़रूरत है, क्या है। मेरी बात सुनकर माँ ने नाराज़ हो गई और कहने लगी, ना जाने कैसे कैसे करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह रिश्ता आया है और तू इसमें से भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरे बाबा जिंदा होते तो मुझे तेरी मिन्नत ना करनी पड़ती। वे खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेते। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया था। वह ठीक ही कह रही थी। अगर बाबा जिंदा होते तो वह किसी भी तरह पैसे जमा कर ही लेते। मैंने माँ को गले लगा लिया और उनसे वादा किया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वह अपनी जान पर खेल कर भी औलाद को ज़िंदगी के सारे सुख देता है और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत ही मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी से गुजर रहे थे। मैंने पिज़्ज़ा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं खुद ही ज़मीन में गड़ गई थी। वे लड़के अब भी रोज़ाना पिज़्ज़ा हाउस में आते थे। मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक कहने लगा, क्या बात है, आज आपको चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वे बार बार पूछने लगा कि मैं उसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहती हूँ भी मैंने उसे अपना मसला बता दिया था, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसको आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह कहने लगे कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। हमने आपको अपना कार्ड इसलिए दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लें। हैरत से उनके चेहरे देखने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वह 5 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन पांचों ने फ़ौरन ही मुझे लाख रुपये की ऑफ़र कर दी। मैं उनकी तरफ देख ही रही थी। वह कहने लगे, 1 लाख रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके कुछ काम आना होगा। उनकी बात सुनकर मैं ठिठक गई। उन लड़कों को मुझे क्या काम होगा सकता था, ये बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फ़ौरन ही घबराकर कहा कि मैं
ایک شریف گھرانے سے سمبند رکھتی ہوں اور میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس کر کہنے لگے کہ ہم نے صرف پیشکش کی ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن آج کے دور میں 1 لاکھ آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بات تو ان کی بالکل صحیح ٹھیک تھی، لیکن میں اپنی عزت گروی رکھ کر ₹1,00,000 حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ میں حالات سے پوری طرح تھک چکی تھی اور ایسے ہی تھکی ہاری جب لوٹ کر گھر آئی تو میری ماں اور بہن میرے انتظار میں تھی۔ ماں نے بتایا کہ دیدی کے سسرال والوں نے 1 مہینے بعد ہی شادی کی بات کر رہے ہیں اور وہ دیدی کے ساتھ ساتھ چھوٹی کو بھی اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک خرچے میں دونوں شادیاں ہو جائیں گی۔ چھوٹی کے رشتے کا سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی تھی، وہیں 1 مہینے کا وقت سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ پیسوں کا کوئی انتظام نہ ہو سکا تھا اور ماں مجھ سے امید باندھ بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر میں اپنی دیدی کے چہرے پر ڈالی جہاں بہت ہی سمے بعد خوشی کی رونق نظر آ رہی تھی۔ میں بھی دیدی کے سسرال والوں سے ملی تھی۔ وہ لوگ واقعی میں بہت اچھے لوگ تھے، لیکن آج کے دور میں سادگی اور بغیر دہیج کے کون دلہن کو ودا کرواتا ہے؟ وہ بھی اسی سماج میں رہنے والے تھے۔ میں اپنی بہنوں کی خوشی کو ہمیشہ قائم دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ آپ شادی کی تاریخ پکی کر دیں، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ میری بات سن کر تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ خوشی انہیں میری آبرو کی بربادی کے بدلے حاصل ہونے والی تھی۔ اگلے دن میں نے ان 5 لڑکوں کو سے حامی بھر لی تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ ہم جانتے تھے کہ آپ ضرور مان جائیں گی۔ ان 5 نے 1 رات کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی۔ میں نے ماں کو بتا دیا تھا کہ سال کے آخری کی وجہ سے کمپنی میں کام بہت زیادہ ہے اور مجھے 1 رات کمپنی میں ہی گزارنی ہوگی۔ کمپنی نے میرا لون منظور کر لیا ہے، اس لیے میں ان کی بات ماننے میں مجبور ہوں۔ لون پاس ہونے کی بات سن کر ماں اس قدر خوش ہو گئی کہ انہوں نے مجھے رات روکنے کی اجازت بھی دے دی اور میں پیزا ہاؤس سے چھٹی ہونے کے بعد ان 5 لڑکوں کے ساتھ چلی گئی۔ ان 5 نے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور جب 6واں لڑکا اندر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ پورا بستر خون میں بھیگا پڑا تھا اور میں اپنی زندگی کی شاید آخری سانس لے رہی تھی۔ اس نے ترنت ہی مجھے اپنے بازو میں اٹھایا اور گاڑی میں اندر ڈال کر ایک چھوٹے اسپتال میں لے آیا، جہاں شاید اس کا کوئی جاننے والا ہی ڈاکٹر تھا۔ کئی گھنٹے ICU میں رہنے کے بعد میری حالت کچھ بہتر ہوئی، لیکن میرا زخمی تن میری بربادی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ لڑکا ان 5 کا ہی دوست تھا، لیکن اس کے اندر انسانیت ابھی بھی باقی تھی اور اسے مجھ پر رحم آ گیا تھا، ورنہ شاید میں اسی بستر پر دم توڑ جاتی۔ میں نے ماں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میری کمپنی سے چھٹی نہیں ہوئی ہے۔ اس لڑکے نے اسپتال کا سارا خرچہ خود اٹھایا تھا اور اس کے دوستوں نے سے پیسے ₹1,00,000 لے کر مجھے دے دیے۔ وہ 5 بہت ہی امیر کاروباری لوگوں کے بیٹے تھے، جو چاہتے تو بغیر مجھے برباد کیے بھی میری مدد کر سکتے تھے۔ میرے ٹھیک ہونے پر مجھے اسپتال سے چھٹی مل گئی تھی اور رقم بھی میرے ہاتھ آ گئی تھی، لیکن اب کچھ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس لڑکے نے مجھے اپنی فیکٹری میں نوکری کی آفر دی تھی اور یقین دلایا تھا کہ میں وہاں عزت سے نوکری کر سکوں گی۔ آج میری دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور میں اس لڑکے کی فیکٹری میں نوکری کر رہی تھی۔ ایک بات میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ آج کے اس دور میں بغیر کسی مطلب کے مدد کرنے والوں لوگوں کی گنتی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیشہ نوکری کرنے والی لڑکیوں کو عزت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ وہ بہت ہی مجبوری کی حالات میں گھروں سے باہر نکلتی ہیں، چاہے وہ تنگ کپڑے پہن کر ہی پیزا ہاؤس کے دروازے پر کیوں نہ کھڑی ہوں۔